नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो वाकई में चौंका देने वाला है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी निजी जिंदगी उसके बनाए देश के उसूलों से एकदम बिल्कुल अलग थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे सामने दिखने वाली तस्वीर और पर्दे के पीछे की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसे देश का संस्थापक जिसकी नींव ही धर्म के नाम पर रखी गई हो, उसकी अपनी निजी जिंदगी उन सारे धार्मिक नियमों को तोड़ती हो। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जिन्ना की पब्लिक इमेज और उनकी प्राइवेट लाइफ के बीच एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी। जिस कायदे आजम को दुनिया जानती है और जो वो असल में थे, उन दोनों के बीच एक बेहद चौंकाने वाला विरोधाभास था। भाग 1, जिन्ना का दोहरा व्यक्तित्व। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है वो एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ है पाकिस्तान, एक नया देश जिससे सख्त, रूढ़िवादी और धार्मिक नियमों पर चलने की उम्मीद की जा रही थी, और दूसरी तरफ थे खुद जिन्ना, एक ऐसे नेता जो हमेशा बेहतरीन वेस्टर्न सूट पहनते थे, जिनका नजरिया पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर था, और जो अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही लिबरल फैसले लेते थे। मतलब एक तरफ मजहब के नाम पर बना देश और दूसरी तरफ उसका लीडर जो खुद उन पाबंदियों को मानता ही नहीं था। भाग 2, जीवन शैली और इस्लामी मान्यताएं। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाले तो पता चलता है कि जिन्ना की लाइफस्टाइल कितनी अलग थी। उन्होंने एक पारसी महिला से शादी की, उनका पहनावा पूरी तरह से पश्चिमी था, और सबसे हैरान करने वाली बात, इस्लाम में सूअर का मांस खाना और शराब पीना सख्त मना है ना, लेकिन जिन्ना इन दोनों का शौक रखते थे। इसके अलावा वो नियमित रूप से 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। तो बात यह है कि जिस इस्लामिक स्टेट के निर्माण की वो इतनी जोर शोर से पैरवी कर रहे थे, उनके अपने ही शौक उस धर्म में सख्त मना थे। इस विरोधाभास का शायद सबसे बड़ा उदाहरण उनकी अपनी शादी थी। बात 1918 की है, जब 40 साल की उम्र में जिन्ना ने अपनी एक करीबी पारसी दोस्त की बेटी रतनबाई से शादी की। रतनबाई उस वक्त सिर्फ 18 साल की थीं। इस एक फैसले ने उस दौर के बॉम्बे के पारसी और मुस्लिम दोनों ही समाजों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। यह सिर्फ एक निकाह नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि अपनी पर्सनल लाइफ में जिन्ना धार्मिक सीमाओं की कितनी परवाह करते थे। यानी सच कहें तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमें सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के उस सिद्धांत को समझना होगा जिसके जिन्ना शुरुआत में बहुत बड़े समर्थक थे। वो राजनीति में धर्म को मिलाने के सख्त खिलाफ थे। यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी ने खिलाफत जैसे धार्मिक आंदोलनों का समर्थन किया तो जिन्ना भड़क गए थे। 1920 में इसी वजह से उनका गांधी जी से भारी टकराव हुआ था। जिन्ना को लगता था कि राजनीति और धर्म को मिलाना एक बहुत ही खतरनाक खेल है, और इसी वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। भाग 3, 11 अगस्त का ऐतिहासिक भाषण। और फिर आता है 11 अगस्त का वो ऐतिहासिक भाषण जिसने जिन्ना की असली विचारधारा को दुनिया के सामने ला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि नए मुल्क में सब बराबर होंगे, चाहे उनका मजहब या रंग कुछ भी हो। उनके अपने शब्द थे, हुकूमत के मामलात से मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जरा सोचिए, ये एक इस्लामिक गणराज्य की नहीं बल्कि एक पूरी तरह से सेक्युलर देश की कल्पना थी। वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहां अल्पसंख्यकों को पूरी आज़ादी मिले। भाग 4, मुस्लिम लीग की घबराहट। अब इस भाषण का नतीजा क्या हुआ? मुस्लिम लीग के अंदर हड़कंप मच गया, क्योंकि जिन्ना के ये विचार इस्लामिक कम और लिबरल ज्यादा लग रहे थे। इस भाषण को आम जनता से छिपाने और दबाने के लिए पार्टी के कट्टरपंथियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनकी जो एक उदार मुसलमान की छवि थी, उसे मिटाकर उन्हें एक कट्टर नेता के रूप में पेश करने का एक पूरा अभियान चलाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सालों बाद ज़ियाउल हक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 11 अगस्त को वो भाषण देते वक्त जिन्ना अपने होशो हवास में ही नहीं थे। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना? तो कुल मिलाके यहाँ एक बहुत ही गहरा बुनियादी टकराव दिखता है। एक ऐसा नवगठित राज्य जो पूर्ण धार्मिक कट्टरता की मांग कर रहा था, और उसका अपना संस्थापक जो धर्मनिरपेक्ष समानता की वकालत कर रहा था। इस भारी वैचारिक टकराव ने जिन्ना को उसी राजनीतिक मशीनरी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से खड़ा किया था। भाग 5, शिया आस्था और 2 जनाजे। अब हम आते हैं 11 सितंबर 1948 के उस दुखद और हैरान करने वाले दिन पर।
पाकिस्तान को बने हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। जिन्ना गंभीर रूप से बीमार थे, टीबी और फेफड़ों का कैंसर था उन्हें। देश के संस्थापक को ले जा रही एम्बुलेंस सड़क के बीचों बीच खराब हो जाती है। कारण, उसमें पेट्रोल ही नहीं था। वो सड़क पर घंटों इंतजार करते रहे और जब वो आखिरकार अस्पताल पहुंचे तो उनकी गंभीर हालत देखने के बावजूद डॉक्टर बिना इलाज किए ही चले गए। जिस राष्ट्रपिता ने देश बनाया, उसे उसके अपने ही सिस्टम ने मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही घंटों की बेहोशी के बाद उनका निधन हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मौत के बाद भी विरोधाभास ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि जिन्ना के 2 अलग-अलग अंतिम संस्कार हुए थे? जी हाँ, जिन्ना असल में एक शिया मुसलमान थे, लेकिन पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी थी। इसलिए सरकार ये सच जनता से छिपाना चाहती थी। पहले उनकी बहन फातिमा ने बंगले के अंदर चुपचाप शिया रिवाजों से उनका जनाजा पढ़ा और उसके बाद दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए राज्य ने एक भव्य सार्वजनिक सुन्नी जनाजा आयोजित किया। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान की हुकूमत ने जिन्ना की तस्वीरें अपने नोटों पर तो खूब छापी, उन्हें कायदे-आज़म का दर्जा भी दे दिया, लेकिन जो इंसान उस तस्वीर के पीछे था, जो उदार और सेक्युलर जिन्ना था, उसे और उसकी विचारधारा को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। उनके भाषणों का वो हिस्सा जहां इस्लाम का जिक्र था, उसे तो प्रमुखता से रखा गया, लेकिन सेक्युलर हिस्से को इतिहास से मिटाने की पूरी कोशिश की गई। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। जिन्ना ने जिस 2 नेशन थ्योरी का समर्थन किया और मजहब के आधार पर मुल्क बनाया, क्या अंत में वो खुद उसी कट्टरपंथी विचारधारा का शिकार नहीं हो गए जो खाई उन्होंने राजनीति के लिए खो दी? क्या उसी खाई ने अंत में उनके असली वजूद, उनकी सेक्युलर सोच और उनके शिया होने की पहचान को निगल लिया? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।